कल्पना कीजिए कि एक मेज पर एक बिल्कुल सादा सफेद कागज रखा है। उस पर कुछ काली चपटी रेखाएं खींची हुई हैं। अगर कोई आम इंसान देखेगा तो उसे लगेगा कि ये बस कुछ ज्यामितीय आकृतियों का जाल है। हाँ बिल्कुल, एक आम नजर के लिए वो सिर्फ लाइनें हैं। राइट। लेकिन फिर एक इंजीनियर उसी सादे कागज के सामने आता है और अचानक उन चपटी रेखाओं में से एक 5,000 टन भारी स्टील का पुल या जैसे कि एक विशालकाय ट्रेन का इंजन आकार लेने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन सच कहूं तो किसी जादू से कम भी नहीं लगता। मैं तो यही सोचती हूँ। सही कहा आपने, ये एक्चुअली मानव मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं वो दरअसल उस विज्ञान और ज्योमेट्री का एक बहुत ही कड़ा अनुशासन है जो हमें इस 3D दुनिया की भौतिक वास्तविकता को एक 2D कागज पर कैद करने की ताकत देता है, और इसी को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो चलिए आज के इस सफर में इसी विषय की परतों को खोलते हैं। आज के इस गहन चर्चा का विषय यही इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और हम जिस स्रोत को डीप डाइव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो परीक्षा पंडित नामक यूट्यूब चैनल के बेहद विस्तृत नोट्स हैं। हाँ, और ये नोट्स काफी डिटेल में है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन केवल उपकरणों के नाम, परिभाषाएं या तथ्य रटना नहीं है। हम उस विज्ञान की गहराई में गोता लगाएंगे जो एक साधारण सोच को एक सटीक इंजीनियर के दिमाग में ढाल देता है। मुझे लगता है कि ये समझना आज के इस डिजिटल युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। मतलब अक्सर लोगों को लगता है कि जब ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स जैसे आधुनिक डिजिटल सॉफ्टवेयर मौजूद हैं तो इन पुराने भौतिक उपकरणों और उनके नियमों को समझने का क्या फायदा। हाँ, लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर सब खुद कर देगा। एग्जैक्टली। लेकिन वास्तविकता यह है कि उन चमचमाती स्क्रीन्स और सॉफ्टवेयर के बैकएंड पर आज भी इन्हीं बुनियादी भौतिक उपकरणों का गणित और वही सदियों पुराने नियम काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर सिर्फ एक तेज टूल है, लेकिन असली समझ और सटीकता तो इन्हीं बुनियादी नियमों से ही आती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि जोड़ना और घटाना क्या होता है। बिल्कुल, बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने। तो किसी भी भव्य इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव के विज्ञान को समझना पड़ता है। तो क्यों ना हम भी अपनी चर्चा की शुरुआत उसी नींव से करें। मेरा मतलब है वो कैनवस जहां से सब कुछ शुरू होता है, यानी ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट का गणित। ये बहुत ही सटीक पॉइंट है शुरुआत करने के लिए। ड्राइंग बोर्ड देखने में भले ही लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा लगे, लेकिन ये किसी भी सामान्य लकड़ी से नहीं बनता। ये हमेशा अच्छी तरह से सुखाई गई, यानी सीजन्ड मुलायम लकड़ी से बनाया जाता है। मुलायम क्यों? मतलब मजबूत होनी चाहिए ना लकड़ी? अच्छा सवाल है। मुलायम इसलिए होना चाहिए ताकि उसमें ड्राइंग पेन या क्लिप आसानी से धसाई जा सकें, और सीजन्ड होना इसलिए अनिवार्य है ताकि मौसम में नमी बढ़ने या घटने पर लकड़ी फैले या सिकड़े नहीं। ओह अच्छा, हाँ। नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प संरचना का भी जिक्र है जिसे बैटन्स कहा जाता है। ये बोर्ड के नीचे लगी लकड़ी की पट्टियां होती हैं। मुझे लगता था कि ये सिर्फ बोर्ड को सहारा देने के लिए है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। अगर बोर्ड ही समांतर नहीं रहेगा तो उसके ऊपर बनने वाली ड्राइंग की पूरी ज्योमेट्री ही बिगड़ जाएगी। और इसी के साथ एक एबोनी वर्किंग एज का भी जिक्र है। हाँ, एबोनी वर्किंग एज। ये बोर्ड का बायां किनारा होता है ना, हाँ, जिसे बिल्कुल सीधा यानी परफेक्ट स्ट्रेट होना चाहिए। बिल्कुल। एबोनी वर्किंग एज पूरे ड्राइंग बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये एक तरह से पूरी ड्राइंग का रेफरेंस पॉइंट या सत्य का पैमाना होता है। टी स्क्वायर जैसे उपकरण इसी किनारे पर स्लाइड करते हैं। अच्छा, तो अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो? वही तो, अगर ये किनारा 1 मिलीमीटर के अंश भर भी टेढ़ा हुआ तो आपकी पूरी ड्राइंग की नींव ही गलत हो जाएगी, और वो त्रुटि पूरी मशीन या इमारत के निर्माण में सीधे दिखाई देगी। वैसे आकारों की बात करें तो व्यवहारिक तौर पर सबसे ज्यादा D2 साइज के बोर्ड का उपयोग होता है। D2 साइज, इसका माप क्या होता है? इसे इंपीरियल साइज भी कहते हैं। हाँ। इसका डायमेंशन 700 मिलीमीटर लंबा, 500 मिलीमीटर चौड़ा और 15 मिलीमीटर मोटा होता है। ठीक है, तो बोर्ड की इंजीनियरिंग तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन उस पर जो कागज या ड्राइंग शीट हम रखते हैं
उसका गणित मुझे सच में बहुत हैरान करता है। मतलब अगर हम उस आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखें तो वो 1:2 या 2:3 जैसा कोई सीधा साधा आसान नंबर क्यों नहीं होता? हाँ, और यहीं पर ज्यामिति का एक बहुत ही खूबसूरत रहस्य छिपा है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 1 और √2 का होता है। 1:2? Yeah. ये तो काफी अजीब सा अनुपात है। लगता है, पर ये कोई संयोग नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी गणितीय चाल है। इसका जादू ये है कि अगर कोई व्यक्ति सबसे बड़ी शीट को बीच से ठीक आधा मोड़ दे या काट दे, तो जो नई छोटी शीट बनती है उसका अनुपात भी बिल्कुल वही 1:√2 ही रहता है। ये अनुपात अनंत तक कभी नहीं बिगड़ता। एक मिनट, अब मुझे इसे सोचने दीजिए। मतलब अगर मैं एक बहुत बड़े ब्लूप्रिंट को, जो कि सबसे बड़ी A0 साइज की शीट पर बना है, उसे एक फोटोकॉपियर मशीन में डालकर 50% छोटा कर दूं, तो वो A1 शीट पर बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेगा? बिल्कुल। चित्र ना तो ज्यादा लंबा होगा, ना ज्यादा चौड़ा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। एकदम सटीक समझी। यही वो जादुई अनुपात है जो परफेक्ट स्केलिंग की गारंटी देता है। सबसे बड़ी शीट जिसे A0 कहा होता है, उसका कुल क्षेत्रफल ठीक 1 वर्ग मीटर होता है। और अगर परीक्षा या व्यवहारिक उपयोग के नजरिए से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण शीट A2 होती है। A2 शीट, इसका माप क्या होता है? एक ट्रिम्ड A2 शीट का साइज 420 मिलीमीटर चौड़ा और 594 मिलीमीटर लंबा होता है। वाह, ये तो सच में गणित और कला का एक बेहतरीन संगम है। तो शीट का आकार तो तय हो गया, लेकिन काम शुरू करने से पहले उस पर एक लेआउट भी बनाया जाता है। मैंने नोट्स में देखा है कि शीट के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड हमेशा 20 मिलीमीटर का एक चौड़ा मार्जिन छोड़ा जाता है, जबकि बाकी तीनों तरफ सिर्फ 5 मिलीमीटर की जगह छोड़ी जाती है। बाईं ओर इतना ज्यादा खाली स्थान क्यों? ये विशुद्ध रूप से एक व्यवहारिक जरूरत है। ये जगह एक्चुअली फाइलिंग के लिए छोड़ी जाती है। फाइलिंग के लिए? हाँ, जब किसी बड़े प्रोजेक्ट की सैकड़ों शीट्स को एक भारी भरकम फाइल में पंच करके बाइंड किया जाता है, तो उस बाइंडिंग के अंदर कागज का कुछ हिस्सा दब जाता है। अगर बाईं और ज्यादा जगह नहीं होगी तो ड्राइंग का कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा या कोई डायमेंशन बाइंडिंग के अंदर छुप सकता है, और आप सोच सकती हैं कि निर्माण के समय ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ओह, ये तो बहुत ही तार्किक है। और उस शीट पर एक टाइटल ब्लॉक या शीर्षक कक्ष भी तो होता है? बिल्कुल, ये हमेशा शीट के दाईं ओर और निचले सिरे पर यानी बॉटम राइट कॉर्नर में बनाया जाता है। जहां तक मुझे याद है, इसका एक फिक्स साइज होता है, 185 मिलीमीटर लंबा और 65 मिलीमीटर चौड़ा। इसके अंदर 10 महत्वपूर्ण जानकारियां भरी जाती हैं, जैसे संस्था का नाम, स्केल और सबसे जरूरी ड्राइंग संख्या। हाँ, ड्राइंग संख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि किसी प्रोजेक्ट में 5000 अलग-अलग पुर्जों की ड्राइंग्स हैं। अगर टाइटल ब्लॉक में स्पष्ट रूप से संख्या और विवरण नहीं होगा तो कोई भी इंजीनियर ये नहीं समझ पाएगा कि कौन सा पुर्जा कहाँ फिट होना है। ये एक तरह से उस ड्राइंग का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, तो अब हमारा कैनवस तैयार है, उसकी गणितीय नींव मजबूत है और लेआउट बन चुका है। अब बात करते हैं उन उपकरणों की, उन हथियारों की जो इस सादे कागज पर रेखाओं का जादू घेरते हैं। शुरुआत पेंसिल से करते हैं। बचपन से हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये बात हैरान करती थी कि एक लकड़ी के ढांचे के अंदर भरी जाने वाली लीड जो देखने में एक जैसी लगती है, वो कभी बहुत कठोर तो कभी बहुत मुलायम कैसे हो जाती है? इसका पूरा विज्ञान उस लीड के रासायनिक मिश्रण में छिपा है। पेंसिल की लीड मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर बनती है, ग्रेफाइट और काओलिन, जिसे हम क्ले या मिट्टी भी कह सकते हैं। ग्राफाइट स्वभाव से बहुत ही मुलायम, चिकना और गहरा काला पदार्थ होता है। अच्छा। इसलिए जिस पेंसिल को बनाते समय उसके मिश्रण में ग्राफाइट की मात्रा ज्यादा रखी जाती है, वो पेंसिल बहुत मुलायम होती है और कागज पर बहुत ही डार्क या गहरी काली रेखा बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बहुत हल्की और पतली रेखाएं चाहिए, तो उस मिश्रण में क्ले या मिट्टी की मात्रा बढ़ा दी जाती होगी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्ले की मात्रा बढ़ने से लीड कठोर हो जाती है और कागज पर बहुत कम घिसती है, जिससे रेखाएं हल्की बनती हैं। इसी मिश्रण के अनुपात को बदल बदल कर कुल 18 अलग-अलग ग्रेड्स की पेंसिलें बनाई जाती हैं। 18 ग्रेड्स, वाह! हाँ, इनमें सबसे कठोर पेंसिल 9H होती है, जिसका इस्तेमाल बहुत ही महीन कंस्ट्रक्शन लाइनों के लिए होता है।
और सबसे मुलायम पेंसिल 7B होती है, जो शेडिंग या बहुत गहरे निशानों के लिए काम आती है। ये तो पेंसिल का पूरा कैरेक्टर स्केच ही हो गया। चलिए अब उन पारदर्शी त्रिकोणीय उपकरणों पर आते हैं जिन्हें हम सेट स्क्वायर कहते हैं। बचपन के ज्योमेट्री बॉक्स में ये हमेशा जोड़े में आते थे, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है जो अक्सर नए छात्रों को फंसा देती है। हाँ, सेट स्क्वायर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें कोण 30, 60 और 90 डिग्री होते हैं, और दूसरा जिसमें कोण 45, 45 और 90 डिग्री होते हैं। और परीक्षाओं में या अक्सर इंटरव्यू में ये सवाल दाग दिया जाता है कि इन दोनों अलग-अलग सेट स्क्वायर्स में कौन सा कोण समान होता है। तो जल्दबाजी में अक्सर लोग 30 या 42 बोल देते हैं, लेकिन अगर हम इसके मूल सिद्धांत को देखें तो चूंकि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इसलिए दोनों में एक कोना हमेशा 90 डिग्री का होना ही है। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है और इसमें लोग फंसते भी बहुत हैं। लेकिन व्यवहारिक इंजीनियरिंग में एक और समस्या आती है। अलग-अलग कोण बनाने या पैरेलल लाइनें खींचना हो तो बार-बार सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोट्रैक्टर और टी स्क्वायर उठाना और सेट करना, उसमें बहुत वक्त बर्बाद होता है। सच में बार-बार सेट करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। एग्जैक्टली। तो इस समय को बचाने के लिए इंजीनियरिंग में एक ऐसा उपकरण विकसित किया गया जो इन सभी का काम अकेले कर दे। मिनी ड्राफ्टर। मैं तो इसे इंजीनियरिंग उपकरणों का सुपर हीरो या ऑल इन वन टूल मानती हूँ। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसके पीछे क्या फिजिक्स है? मिनी ड्राफ्टर का पूरा तंत्र पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के ज्यामितीय सिद्धांत पर काम करता है। इसमें धातु की कुछ छड़ें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। राइट, वो जॉइंट्स वाले आर्म्स। हाँ, आप इसके स्केल को कागज के किसी भी हिस्से में ले जाएं, इसके मैकेनिज्म के कारण वो छड़ें हमेशा एक पैरेललोग्राम बनाए रखती हैं। इसका फायदा ये है कि एक बार जब आप किसी कोण को सेट कर देते हैं और उसे कस देते हैं, तो आप उस स्केल को पूरे बोर्ड पर कहीं भी घुमाएं, उसका कोण 1 डिग्री भी नहीं बदलेगा। यानी अगर मुझे शीट के एक कोने पर 30 डिग्री की लाइन खींचनी है और ठीक वैसी ही पैरेलल लाइन शीट के दूसरे कोने पर खींचनी है, तो मुझे दोबारा कोण नापने की जरूरत नहीं है। मिनी ड्राफ्टर का वो रोबोटिक आर्म उस कोण को याद रखता है। बिल्कुल सटीक। ईदर सच में टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल और प्रोट्रैक्टर चारों का काम एक साथ कर देता है। हाँ, काम काफी आसान हो जाता है। लेकिन तब क्या हो जब हमें ऐसी रेखाएं बनानी हो जो ना तो बिल्कुल सीधी हों और ना ही किसी कंपास से बनने वाले एक समान गोल वृत्त का हिस्सा हो। मतलब जैसे किसी ट्रेन का आगे का हिस्सा या किसी स्पोर्ट्स कार का हुड जो बहुत ही एरोडायनामिक होता है। हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही। तो ऐसे आकारों के लिए तो हम फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं ना। ये प्लास्टिक का एक अजीब सा उपकरण होता है जिसमें कई तरह के घुमावदार कट बने होते हैं। सही कहा आपने। फ्रेंच कर्व का उपयोग इर्रेगुलर कर्व्स बनाने के लिए किया जाता है। ये ऐसे कर्व होते हैं जिनकी रेडियस हर बिंदु पर बदलती रहती है। जहां कंपास फेल हो जाता है, वहां फ्रेंच कर्व से उन बिंदुओं को बहुत ही स्मूथ तरीके से मिलाया जाता है। चलिए, उपकरण तो हमारी समझ में आ गए, लेकिन सिर्फ अच्छे पेन या टाइपराइटर होने से कोई महान किताब नहीं लिखी जाती ना, जब तक कि आपको भाषा का व्याकरण ना पता हो। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक भाषा है, और अब बात करते हैं उस भाषा के व्याकरण की, यानी मापिनी, जिसे स्केल्स कहते हैं, रेखाएं और उनके नियम। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। वो है निरूपक भिन्न, या जिसे इंग्लिश में आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। अक्सर सवाल उठता है कि इस आरएफ की यूनिट क्या होती है। क्या ये सेंटीमीटर में होता है या मिलीमीटर में? ये एक्चुअली ड्राइंग के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है, और इसका सीधा सा जवाब ये है कि आरएफ की कोई भी यूनिट नहीं होती। ये पूरी तरह से यूनिटलेस होता है। कोई यूनिट नहीं? लेकिन ये कैसे संभव है? मतलब अगर मैं कागज पर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचकर ये दिखा रही हूं कि असल में वो 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, तो कोई तो यूनिट होनी चाहिए ना? यहीं पर गणित का खेल समझना होगा हमें। आरएफ दरअसल एक शुद्ध अनुपात है। इसका फॉर्मूला होता है ड्राइंग में वस्तु की लंबाई डिवाइड बाय वस्तु की वास्तविक लंबाई। अच्छा। अब जब हम अनुपात निकालते हैं तो हमें दोनों लंबाइयों को एक ही यूनिट में बदलना पड़ता है। यानी अगर ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर करना होगा, और जब हम लंबाई को लंबाई से भाग देते हैं तो दोनों यूनिट्स आपस में कट जाती हैं, यानी कैंसिल हो जाती हैं। सिर्फ एक शुद्ध संख्या बचती है। ओ, अब समझ में आया। ये सिर्फ एक पैमाना है
कि हमने वास्तविकता को कितने गुना सिकोड़ दिया है या फैला दिया है। और मैंने सोर्सेज में ये भी देखा कि अगर हमें किसी एरिया या क्षेत्रफल को मापना हो तो इसी अनुपात को स्क्वायर रूट के अंदर रखा जाता है और आयतन या वॉल्यूम के लिए इसे क्यूब रूट के अंदर रखा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि क्षेत्रफल 2 आयामों का यानी 2D का गुणनफल है और आयतन 3 आयामों का यानी 3D का। अब इस भाषा के दूसरे व्याकरण पर आते हैं, जो है रेखाओं की बनावट और उनकी विजुअल कोडिंग। देखिए, कोई भी इंजीनियर कागज पर असली लकड़ी या असली पानी तो नहीं चिपका सकता। हाँ, वो तो बस लाइंस ही ड्रॉ कर सकता है। एग्जैक्टली, उसे सब कुछ रेखाओं से दिखाना होता है। हाँ, और इसके लिए कुछ तय स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि अगर किसी मशीन के अंदर पानी या कोई द्रव बह रहा है तो उसे दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल डैशेस वाली रेखाएं बनाई जाती हैं। सही। और अगर कोई पुर्जा लकड़ी का बना है तो उसके लिए घुमावदार रेखाएं उकेरी जाती हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक पेड़ के रेशो जैसी दिखती हैं। और अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसके लिए तिरछी कटी हुई रेखाओं का इस्तेमाल होता है। और आप देखें तो सिर्फ बनावट ही नहीं, रेखाओं की मोटाई भी बहुत सख्त नियमों से बंधी होती है, जिसे कोई भी ड्राफ्ट्समैन अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता। जो मशीन की मुख्य आउटलाइन होती है वो सबसे गाढ़ी यानी 1 मिलीमीटर मोटी होनी चाहिए ताकि वो एकदम स्पष्ट दिखे। और जो हिस्से छुप जाते हैं, जो हिस्से किसी अन्य पुर्जे के पीछे छुप जाते हैं, उन्हें हिडन लाइन या डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। इसकी मोटाई आउटलाइन की आधी यानी 0.5 मिलीमीटर होती है और जो कंस्ट्रक्शन लाइन या सेंटर लाइन होती है वो सबसे पतली होती है, मात्र 0.3 मिलीमीटर की। अच्छा, तो ये मोटाई का अंतर ही उस 2D ड्राइंग को एक गहराई या डेप्थ देता है। और जब हम डायमेंशन या विमाएं लिखते हैं तो उसके नियम भी कम दिलचस्प नहीं है। जो तीर का निशान या एरो हेड डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पर बनता है, उसकी लंबाई और मोटाई का अनुपात हमेशा 3:1 होना चाहिए। ये 3:1 का अनुपात बहुत जरूरी है। अगर तीर बहुत मोटा हो गया तो वो बड़ा भद्दा लगेगा और ड्राइंग की बारीकियों को छुपा लेगा। वैसे डायमेंशन लिखने के भी 2 स्थापित तरीके हैं। एक है अलाइंड सिस्टम, जिसमें जो डायमेंशन की संख्या है वो हमेशा आयाम रेखा या डायमेंशन लाइन के ठीक ऊपर लिखी जाती है। ओके। इस सिस्टम की खासियत ये है कि आप पूरी शीट के डायमेंशंस को ड्राइंग के निचले हिस्से या दाईं ओर से आसानी से पढ़ सकते हैं। और दूसरा तरीका है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, राइट? इसमें आयाम रेखा को बीच से तोड़ दिया जाता है और नंबर को उस टूटी हुई जगह के बीच में सीधा सीधा लिख दिया जाता है। इसका फायदा यह है कि आपको कागज या अपनी गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे नंबर एक ही दिशा से यानी सीधे नीचे से पढ़े जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब तो उपकरणों और व्याकरण की बात हुई, लेकिन अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे चैलेंजिंग, लेकिन मैं कहूंगा सबसे जादुई हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या? वो चुनौती ये है कि एक 3D मशीन को, जिसकी अपनी गहराई है, उसे एक सपाट 2D कागज पर उतारा कैसे जाए, वो भी इस तरह कि उसकी एक एक माप 100% सटीक हो। और यही एंट्री होती है लंबकोणीय प्रक्षेप की, जिसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए मेरे हाथ में एक टॉर्च है। मैं एक मेज पर रखे चौकोर डिब्बे पर रोशनी डालती हूँ तो पीछे की दीवार पर उस डिब्बे की परछाई बनती है। यह परछाई ही एक तरह का प्रक्षेप या प्रोजेक्शन है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, समस्या ये है कि टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें आगे जाकर फैल जाती हैं, यानी डाइवर्ज होती हैं। बिल्कुल। और किरणें फैलने के कारण दीवार पर जो परछाई बनेगी वो असली डिब्बे से बहुत बड़ी होगी जी। और अगर इंजीनियर उस परछाई के आधार पर मशीन बनाने गया तो डायमेंशन पूरी तरह गलत हो जाएंगे। तो इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए? इस समस्या को सुलझाने के लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अनंत दूरी का नियम लागू किया जाता है। हम टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करते, हम सूरज का उदाहरण लेते हैं। अनंत दूरी, इसका मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि जो इंसान या जो प्रकाश का स्रोत उस वस्तु को देख रहा है वो उससे अनंत दूरी पर है। एकदम सही। जब प्रकाश का स्रोत सूरज की तरह अनंत दूरी पर होता है तो वहां से आने वाली किरणें फैलने के बजाय एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल या समांतर हो जाती हैं। और जब वो पैरेलल किरणें उस वस्तु से टकराकर पीछे रखे प्रक्षेप तल पर यानी कागज या दीवार पर 90 डिग्री के कोण पर गिरती हैं, तो जो परछाई या चित्र बनता है वो वस्तु के वास्तविक आकार के बिल्कुल बराबर होता है, न 1 मिलीमीटर बड़ा न 1 मिलीमीटर छोटा।
क्या बात है। प्रकाश की किरणों को पैरेलल मानकर हमने परछाई के फैलने की समस्या को ही खत्म कर दिया। अब इस सटीक चित्र को कागज पर उतारने के लिए चतुर्थांश पद्धति या क्वाड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऐसे समझते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसे HP कहते हैं, जिसे हम फर्श मान सकते हैं, और एक वर्टिकल प्लेन है जिसे VP कहते हैं, जिसे हम सामने की दीवार मान सकते हैं। जब ये दोनों प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो पूरा अंतरिक्ष 4 हिस्सों या क्वाड्रेंट्स में बंट जाता है। और यहीं से प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा नियम जन्म लेता है। देखिए, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूरी दुनिया के इंजीनियर सिर्फ फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट अचानक सिलेबल से बाहर कैसे हो जाते हैं? हाँ, ये सवाल मुझे हमेशा परेशान करता था। वो बेचारे दोनों क्वाड्रेंट्स कहाँ गायब हो गए? इसका क्या लॉजिक है? इसका जवाब एक्चुअली कागज की मजबूरी में छुपा है। देखिए, हमारे पास 3D क्वाड्रेंट्स हैं, लेकिन हमारी ड्राइंग शीट तो 2D है, एकदम सपाट। तो उन 3D तालों को 2D कागज पर सीधा करने के लिए एक यूनिवर्सल नियम बनाया गया कि HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया जाता है। एक मिनट, मुझे इसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करने दीजिए। अगर वस्तु सेकंड क्वाड्रेंट में रखी है और मैं नियम के अनुसार हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी फर्श को क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऊपर की तरफ घुमाऊं तो फर्श उठकर सीधा सामने वाली दीवार से जाकर चिपक जाएगा। एग्जैक्टली। और जब वो दोनों चिपकेंगे तो क्या होगा? तो वस्तु का टॉप व्यू जो फर्श पर बना था और फ्रंट व्यू जो दीवार पर बना था, दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर छाप जाएंगे। रेखाएं आपस में उलझ जाएंगी और पूरी ड्राइंग एक भयानक खिचड़ी बन जाएगी। ये समझना नामुमकिन हो जाएगा कि कौन सी लाइन किस व्यू की है। और यही सेम चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगी, बस वहां दोनों प्लेन नीचे की तरफ ओवरलैप करेंगे। आप बिल्कुल सही निष्कर्ष पर पहुंची हैं। ओवरलैपिंग की इसी समस्या से बचने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का इस्तेमाल पूरी तरह से त्याग देते हैं और हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो चलिए इन दोनों दिग्गजों को भी समझ लेते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भारत और यूरोप में बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट एंगल में वस्तु बीच में होती है, एक तरफ दर्शक है और दूसरी तरफ प्रक्षेप तल। इसे ऐसे सोचे कि जिस दीवार पर परछाई बननी है वो कंक्रीट की एक अपारदर्शी यानी ओपेक दीवार है। यानी अगर मैं किसी वस्तु को सामने से देख रही हूं तो उसकी परछाई वस्तु के पीछे वाली दीवार पर बनेगी। अगर मैं वस्तु को लेफ्ट साइड से देखूं तो परछाई धक्का खाकर राइट साइड वाली दीवार पर बनेगी। इसका मतलब फर्स्ट एंगल में बायां व्यू हमेशा दाईं ओर बनता है और ऊपर का व्यू हमेशा नीचे बनता है। ये तो सब कुछ उल्टा कर देता है। बिल्कुल, सब कुछ क्रॉस हो जाता है। और इसकी ठीक विपरीत है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जो अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। इसमें प्रक्षेप तल वस्तु और दर्शक के बीच में आ जाता है। इसे समझने के लिए वस्तु को एक पारदर्शी शीशे के बक्से के अंदर रखा हुआ मान लीजिए, ग्लास बॉक्स की तरह। पारदर्शी बक्सा। तो अगर मैं बाहर खड़ी होकर शीशे के आर पार वस्तु को देख रही हूं तो वस्तु का चित्र सीधा उसी शीशे पर बन जाएगा जिस तरफ से मैं देख रही हूं। अगर मैं लेफ्ट वाले शीशे से देख रही हूं तो चित्र उसी लेफ्ट शीशे पर उकेर दिया जाएगा। यानी बायां व्यू बाईं ओर ही बनेगा और टॉप व्यू टॉप पर ही बनेगा। ये तो काफी सीधा और लॉजिकल है। हाँ, ये समझने में आसान होता है। और कोई भी इंजीनियर ड्राइंग को देखकर तुरंत ये समझ जाए कि ये फर्स्ट एंगल है या थर्ड। इसके लिए प्रक्षेप चिन्ह या सिंबल्स बनाए गए हैं। इसमें एक कटे हुए शंकु जो ग्लास या ट्रेपेजॉइड जैसा दिखता है और 2 गोल छल्लों का चित्र होता है। हाँ, मैंने देखे हैं वो सिंबल्स। फर्स्ट एंगल में वो ग्लास जैसी आकृति बाईं ओर होती है, जबकि थर्ड एंगल में गोल छल्ले बाईं ओर आ जाते हैं। ये एक शानदार विजुअल ट्रिक है जिससे बिना कुछ लिखे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट की सटीकता तो सच में गजब की है। ये किसी निर्माण के लिए एकदम परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। लेकिन इसमें मुझे कमी लगती है। एक आम इंसान जिसे इंजीनियरिंग नहीं आती, वो उन अलग अलग व्यूज को देखकर मशीन के 3D आकार की कल्पना नहीं कर पाता। क्या कोई ऐसा तरीका है जो एक ही बार में एक ही चित्र में उस वस्तु के 3D होने का असली एहसास दे सके? बिल्कुल है, और उसे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ये विशेष रूप से फिपर ट्रेड के लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है।
इसमें वस्तु को कागज पर इस तरह से घुमाकर और झुकाकर बनाया जाता है कि उसके तीनों अक्ष यानी लेंथ, विड्थ और हाइट एक दूसरे से 120 डिग्री के समान कोण पर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम उसे झुकाकर देखेंगे तो क्या उसकी लंबाइयां असली लंबाइयों जैसी ही दिखेंगी? नहीं, यही आइसोमेट्रिक का भ्रम है। चूंकि वस्तु झुकी हुई है, इसलिए उसमें दिखाई देने वाली हर लंबाई असली लंबाई से थोड़ी छोटी हो जाती है। गणित के हिसाब से ये असली लंबाई की लगभग 0.815 गुनी हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? इसे √2 बटे √3 के अनुपात से निकाला जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 3D भ्रम के कारण वस्तु पर मौजूद एक गोल वृत्त या सर्कल आइसोमेट्रिक क्षेत्र में जाकर एक दीर्घवृत्त या अंडाकार यानी एलिप्स बन जाता है। ये तो सच में ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा है। 2D कागज पर 3D का एहसास। अब ज्यामिति के इस महासागर में एक और चीज है जो मुझे बहुत आकर्षक लगती है, वो है दीप्ति चिन्ह, जिन्हें ट्रेसेस कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट अक्सर छात्रों को बहुत मुश्किल लगता है। आप इसे कैसे विजुअलाइज करती हैं? मैं इसे फिर से रोशनी के एक उदाहरण से देखती हूँ। मान लीजिए मेरे हाथ में एक पावरफुल लेजर पॉइंटर है। अगर मैं हवा में उस लेजर को सीधा फर्श की तरफ मारूं, तो फर्श पर एक लाल रंग का चमकीला डॉट बनेगा। एक रेखा यानी लेजर की किरण और एक तल यानी फर्श, इनके मिलने का जो वो बिंदु है, वही दीप्ति चिन्ह या ट्रेस है। बिल्कुल सही। अगर वो डॉट फर्श यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बना तो उसे क्षैतिज दीप्ति चिन्ह या HT कहेंगे। और अगर मैंने लेजर सामने वाली दीवार पर मारी तो वो ऊर्ध्वाधर दीप्ति चिन्ह या VT कहलाएगा। ये एक बहुत ही शानदार और सटीक उदाहरण है और इसी लेजर वाले एग्जाम्पल से एक सबसे बड़ा ज्यामितीय नियम भी साबित होता है। मान लीजिए आपने अपनी लेजर लाइट को फर्श के बिल्कुल पैरेलल पकड़ लिया और फिर उसे ऑन किया, तो क्या वो लेजर किरण कभी फर्श से टकराएगी? कभी नहीं। वो किरण फर्श से एक समान ऊंचाई पर अनंत तक चलती जाएगी, लेकिन वो फर्श को नहीं छुएगी। और यही नियम है, अगर कोई रेखा किसी तल के समांतर है तो वो उसे अनंत तक कभी नहीं काटेगी। इसलिए उस रेखा का उस तल पर कभी कोई ट्रेस या दीप्ति चिन्ह प्राप्त नहीं होता। क्या अद्भुत ज्योमेट्री है। और अंत में जब हम सिर्फ रेखाओं और तलों से आगे बढ़कर ठोस आकृतियों या सॉलिड्स पर आते हैं, तो सोर्स मटेरियल बताता है कि ये ठोस भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। हाँ, पहले होते हैं बहुफलक ठोस या पॉलीहेड्रॉन्स, जिनकी सभी सतह बिल्कुल समांतर और फ्लैट होती हैं, जैसे कि कोई पाशा या क्यूब या मिस्र के पिरामिड या प्रिज्म। और दूसरे प्रकार के ठोस होते हैं चक्रीय फलक ठोस या सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन। ये ऐसे ठोस हैं जो किसी सपाट 2D आकार को उसकी धुरी पर तेजी से घुमाने से बनते हैं। जैसे अगर आप एक आयत यानी रेक्टेंगल को उसकी एक भुजा पर घुमाएं तो वो 3D में एक बेलन यानी सिलेंडर बन जाता है। राइट। एक समकोण त्रिभुज को घुमाएं तो वो एक शंकु या कोन का आकार ले लेता है। और अगर एक आधे चांद या सेमी सर्कल को घुमाएं तो वो एक पूरा गोला यानी स्फेयर बन जाता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने आज एक बहुत ही गहरा सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे लकड़ी के एक सीजन ड्राइंग बोर्ड से शुरू होकर 1:√2 के उस जादुई अनुपात वाले कागज पर एक पैरेललोग्राम के सिद्धांत पर काम करने वाले मिनी ड्राफ्टर की मदद से रेखाएं खींची जाती हैं। हाँ, और कैसे अनंत दूरी से आने वाली पैरेलल किरणें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के जरिए एक 3D मशीन को सटीक 2D रेखाओं में कैद कर लेती हैं। बिल्कुल। और ये सब साबित करता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग सिर्फ कुछ लकीरें खींचने की कला नहीं है। ये एक पूरी भाषा है, एक ऐसा गणितीय मैट्रिक्स है जो भ्रम और भौतिक वास्तविकता के बीच एक पुल का निर्माण करता है। मैट्रिक्स शब्द आपने बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया है। सच में ये एक मैट्रिक्स ही तो है। और इसी मैट्रिक्स शब्द से मुझे इन नोट्स में छिपे एक बहुत ही गूढ़ और दार्शनिक विचार की याद आ रही है, जिसे मैं इस चर्चा के अंत में सभी के लिए एक पहेली के रूप में छोड़कर जाना चाहूंगी। वो क्या विचार है? आज हमने विस्तार से समझा कि कैसे कड़े ज्यामितीय नियमों, अनंत दूरी की किरणों और प्रोजेक्शन के जरिए इस 3D दुनिया की सबसे जटिल मशीनों और गगनचुंबी इमारतों को एक बिल्कुल सपाट 2D कागज पर एक प्रक्षेप या परछाई के रूप में उतारा जा सकता है। उस 2D परछाई की कोई अपनी गहराई नहीं होती, लेकिन वो एक 3D वास्तविकता का पूरा सच अपने अंदर समेटे होती है।
तो जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि हम जिस असीम 3D ब्रह्मांड में रहते हैं, जिसे हम अपनी अंतिम वास्तविकता मानते हैं, वो भी असल में किसी अकल्पनीय रूप से विशाल 4D यानी 4 आयामी वास्तविकता की केवल एक 3D परछाई या प्रक्षेप मात्र हो? वाओ! एक ऐसा 4D प्रक्षेप जिसका मूल रूप हम अपनी आंखों से कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद उस परछाई के अंदर जी रहे हैं। ये सच में फिजिक्स, दर्शन और हमारी खुद की हकीकत को चुनौती देने वाला एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। माइंड ब्लोइंग। इसी मैट्रिक्स जैसे गहरे विचार के साथ हम आज के इस सफर और अपनी इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।